तो राम भगवान के युग में जाकर के हमें क्या है, वशिष्ठ जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न को शिक्षा दीक्षा दी। और वशिष्ठ जी से ही प्रमाण जो मिलते हैं ज्योतिष के, वो वशिष्ठ जी के ही काल के मिलते हैं। तो जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, शिमला के अंदर राजधानी हुआ करती थी गर्मियों के अंदर अंग्रेजों की, तो उस वक्त में एक माली था वहाँ काम करने वाला। तो अंग्रेज बेचारा ऐसे दांत लेके बैठा हुआ था। कहता क्या है ये? कहते ये लाल किताब है, ये विज्ञान है, ज्योतिष है ये, और ये सिम्टम्स के माध्यम से ही पकड़ा जाता है। आज हमारे साथ बहुत बड़े एस्ट्रो साइंटिस्ट, एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे मिलने की इच्छा सभी को होगी। इन्होंने लाल किताब जैसे एक बहुत ही गूढ़ और गुप्त माने जाने वाले शास्त्र को बहुत प्रचारित कर दिया। पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने इसका संकलन किया था, और ऐसा माना जाता है कि महापंडित रावण ने लाल किताब को सूर्य के साथ ही अरुण से ये ज्ञान प्राप्त किया और उसे प्रचारित किया। लेकिन अपने अहंकार की वजह से महापंडित रावण का पतन हुआ था, और उसके बाद ये विद्या गुम सी हो गई। आचार्य पंडित रूपचंद्र जोशी जी ने इसे सामने लाने में लाल किताब के फरमान नाम से उन्होंने इसे जनता के सामने 5 किताबों का संकलन किया, जिसमें पहली किताब जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी, लाल किताब के फरमान। और ये बहुत ही सामान्य उपायों पर आधारित थी। ऐसे उपाय जो बड़े सटीक होते थे, लोगों के लिए बड़े चमत्कारी होते थे, लेकिन इसमें खर्चे नहीं होते, सबसे बड़ी बात है। तो हमारे साथ मौजूद है आचार्य जीडी वशिष्ठ, एस्ट्रो साइंटिस्ट। आपका स्वागत है आचार्य स्पीकिंग ट्री के प्लेटफॉर्म पर। माता रानी सुखी रखे। आचार्य, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को लाल किताब के बारे में आप कुछ बताएं अपने मुँह से। ये जो बात फैली है जी, आप अगर इसके पूरी बैकग्राउंड में जाए तो आपको पता चलेगा कि जिसने कभी अपने घर को भी नहीं संभाला, ज्ञान के नाम पे उसके कुछ नहीं, और सिर्फ उसने दुनिया के अंदर अपने ही घर वालों से लड़ने का भी काम किया, उसने रावण के नाम से इसे मशहूर कर दिया। अच्छा, ठीक है, उसने बात ये फैलाई क्योंकि उसको पता ही नहीं था लाल किताब कहाँ की। ठीक है नहीं। और इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग नाम से इसको संबोधित किया कि ये कहाँ से आई है। लेकिन अगर आप कहो कि राम से, तो हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हमारे ग्रंथों में पीछे देखा जाए तो हम पहुंचते हैं राम भगवान के युग में। तो राम भगवान के युग में जाकर के हमें क्या है, वशिष्ठ जी ने राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरत शत्रुघ्न को शिक्षा दीक्षा दी। और वशिष्ठ जी से ही प्रमाण जो मिलते हैं ज्योतिष के, वो वशिष्ठ जी के ही काल के मिलते हैं कि पहले वशिष्ठ जी ने, फिर व्यास जी ने, और व्यास जी के बाद प्राशर जी ने ज्योतिष लिखा। यही प्रमाण मिलते हैं। करेक्ट। उसके आगे तो बहुत हुए गिरत। तो यानी उस वक्त ज्योतिष था। तो उस वक्त का महाविद्वान, महापंडित ऐसे कैसे हो सकता है रावण के पास ज्योतिष ना हो? ज्योतिष ना हो। अगर उसके पास ज्योतिष था तभी तो उसने अपनी काख में शनिदेव को दबा के रखा। बिल्कुल, है ना। तो रावण के पास ज्योतिष था। तो वो ज्योतिष के सहारे बहुत कुछ किया करते थे। वो काल की गणना भी करते थे, किस वक्त में क्या होगा ये भी उनको पता होता था। वो पूरी उसका गणना निकाल लेते थे। लेकिन ये भी बात सत्य है कि अपने कुल का कल्याण करने के लिए उन्होंने राम भगवान के हाथों से अपने कुल की सारी गति प्रदान करी। करेक्ट। वो वहीं तक था। अब उसके बाद व्यास जी, उसके बाद में प्राशर जी, ये सारे ज्योतिष को लेके आगे बढ़े, चलते गए। ये वैदिक ज्योतिष रहा। और वहां तक इतना एडवांस नहीं था। ठीक है, हम इनके जनक मान सकते हैं इनको, लेकिन एडवांस नहीं था। अच्छा, ठीक है। जैसे आज से 125-150 साल पहले चले जाए तो मेडिकल साइंस कुछ भी नहीं थी। ठीक है ना। करेक्ट।
तो वो जनक थे। अब कोई ऐसी चीज़ यहाँ एग्जिस्ट करती है दुनिया के अंदर है, ये तो सबको पता था। तो आपके जैसे मेरे जैसे जिज्ञासु बहुत थे जो इनको खोजते थे। बीच के कालखंडों में लोगों के पास समय बहुत हुआ करता था, क्योंकि ना तो पिज़्ज़ा मिलता था, ना शहर हुआ करते थे, ना हवाई जहाज पकड़ना होता था, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और ख़ास तौर पे जो राजा की नौकरी पे होता था उसके पास तो टाइम ही टाइम हुआ करता था। करेक्ट। ये चीज़। तो बीच में ऐसे विद्वान आए जिनके पास में सालों साल एक ही जगह पर रहने के थे, रोज टाइम काटना भी मुश्किल। वो क्या, उन्होंने जो विज्ञान को अपना आधार बनाया उसमें बहुत सारी खोज करी। वैदिक ज्योतिष चलता रहा। जब हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया गया, एक तो वो जल गई, जो ग्रंथ बचे वो ये जर्मनी और जापान लेके भाग गए। करेक्ट। ये तो आपको सारे ब्यौरे मिलते हैं। बिल्कुल। तो इसीलिए आज संस्कृत विद्यालय जर्मनी में खोले जा रहे हैं। आगे कंप्यूटर की भाषा सारी संस्कृत में आने वाली है, ये भी आप जानते हैं। नासा ने पिछले 30 साल से ज्योतिष का एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जिसके अंदर के हजारों लोगों को वो टेस्ट कर रहे हैं, जो आज की डेट में 35-40 साल के हो चुके हैं या 50 साल के हो चुके हैं, उनके ऊपर लगातार वो टेस्टिंग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। तब एक आदमी हुआ करता था जो ये टेस्टिंग किया करता था, जो एग्जाम, तो उसी हिसाब से उसी रफ्तार से धीरे धीरे ज्योतिष बढ़ रहा था। जो हो चुका था, काफ़ी हद तक हो चुका था, वो नालंदा जलने से और जर्मनी और जापान के लूटने से वो वहाँ बिखर गया। ज्योतिष का मूल ज्ञान जो बहुत कुछ डेवलपमेंट था वो गायब हो गया था एक समय। फिर कोई विद्वान हुए हिमाचल में। अच्छा। हिमाचल में विद्वान हुए नालंदा यूनिवर्सिटी जलने के बाद, जिन्होंने कहा कि अगर मैं वैदिक विज्ञान, वैदिक ज्योतिष अगर समझाने जाऊंगा तो भाई कोई नहीं पढ़ पाता। इतनी ज़्यादा स्टडी, इतनी गहराई की ये सारी गणनाएं सबके बस की बात नहीं, दिमाग सबके बड़े नहीं होते। बिल्कुल। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके लाल किताब लिखी, और लाल किताब लिखी ही नहीं प्रचलन में डाली वहाँ के समाज में। कैसे? अरे तेरा दांत दुख रहा है, अरे तेरा बुध खराब हो गया है, तेरे मसूड़े फूल गए, तेरा बुध खराब हो गया है, तेरी कमर पाँव में दर्द हो रहा है, टांग टूट गई, अरे तेरा केतु खराब हो गया, समझे? ये फलाने का बच्चा पड़ गया, देखो कितना शानदार नाम कमा रहा है, अरे उसका बृहस्पति अच्छा हो गया। ये फलानी जगह नौकरी पे लग गया है और लीड भी कर रहा है, अरे इसका सूर्य अच्छा हो गया है, समझ गए, इसको सूर्य उपासना भी करनी चाहिए। उन्होंने इन बातों से वहाँ फैला दिया। तो जब हम लोग आज़ाद नहीं हुए थे, शिमला के अंदर राजधानी हुआ करती थी गर्मियों के अंदर अंग्रेज़ों की, तो उस वक्त में एक माली था वहाँ काम करने वाला। तो अंग्रेज बेचारा ऐसे दांत लेके बैठा हुआ था, क्या हुआ, सूजा हुआ था गाल। तो वो आया, उसने आके कहा, साहब जी दांत में दर्द हो रहा। कहता हाँ जी। कहता एक बात बताइए, आपकी बहन भी बहुत दुखी है। कहता हाँ यार, मेरी बहन ने तो बहुत दुख पाया। कहता उसकी 2 शादियां हो गई, तीसरी भी उसकी खराब है। कहता आपके खानदान में कोई बिजनेस नहीं कर पाया। कहता हाँ, हमारे यहाँ सारे ही नौकरी पे रहे हैं, किसी ने आज तक बिजनेस नहीं किया। अब कह रहा है एक बात और बताइए। कहता नसों की दिक्कतें आपके घर में कितनों को है। कहता काफ़ी लोगों को रही है। कहता है एक और प्रॉब्लम आपके घर पे होगी कि आपको या तो खाने का टेस्ट नहीं आता होगा या स्मेल नहीं आती होगी। कहता हमें खाने का टेस्ट ही नहीं आता। कहता ये तो मेरे पूरे परिवार को दिक्कत है। कहता है एक बात बता, तू हमारे परिवार के बारे में बता कैसे रहा है? सिम्टम्स। कहता तू बता कैसे रहा है? कहता ये तो हमारे यहाँ सारे जानते हैं। कहता क्या है ये? कहते ये लाल किताब है, ये विज्ञान है, ज्योतिष है ये, और ये सिम्टम्स के माध्यम से ही पकड़ा जाता है। तो उन्होंने तब रूपचंद जोशी जी, जो वहाँ पर सरकारी नौकर थे, अच्छा, उन्होंने उनको बुलाया। कहते मेरे को ये ढूंढ के दे, ये लाल किताब क्या है। तो आज मैं खुलासा करता हूँ। अब वो जोशी जी थे, वो संस्कृत भी उतनी अच्छी जानते थे, और उर्दू तो प्राइमरी हमारी पढ़ाई हुआ करती थी। ये आप जानते हैं, मेरे पिताजी भी खुद बिल्कुल उर्दू पढ़े थे, बिल्कुल पहले 5 क्लास तक। तो उन्होंने क्या किया, पहले संस्कृत में इसको ट्रांसलेट किया। वो अंग्रेज के लिए तो वो काला अक्षर भैंस के बराबर हो गया, बिल्कुल दुर्बोध ना। फिर उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अच्छा, वो अंग्रेज अपने साथ ले गया।
फिर उन्होंने अपनी आम भाषा में उर्दू के अंदर ट्रांसलेट किया, क्योंकि उर्दू में हर पटवारी, कोई भी सरकारी नौकर वो उर्दू ही लिखता था। उर्दू ही लिखते थे। ठीक है, आजकल की भाषा तो उसमें ट्रांसलेट किया। रियलिटी में लाल किताब किसने लिखी ये किसी को नहीं पता। ट्रांसलेशन का काम श्री रूपचंद जोशी जी ने किया, और उस वक्त किया जब उनको पता ही नहीं था कि ज्योतिष होता क्या है। अद्भुत, उनको पता ही नहीं। वो तो लिखते लिखते उनको जब इंटरेस्ट आया तो उन्होंने जन्म कुंडली बनानी सीखी। नहीं तो उनको तो जन्म कुंडली भी नहीं बनानी आती थी। तो तब उन्होंने जन्म कुंडली बनानी सीखी और बना के फिर इसके ऊपर रिसर्च करनी शुरू करी। जो उन किताबों के गहरे अक्षर थे बेटा उनको समझने की कोशिश करी। ये सारा कुछ करके तब उन्होंने ये लिखी। फिर उसके बाद जो ट्रांसलेशन करी उन्होंने, वो ट्रांसलेशन ऐसी करी उस वक्त के हिसाब से कि पंजाबी, हिमाचली और अरबी तीनों का मिक्सचर था। वो तीनों का मिक्सचर था। उसमें ज़्यादातर तो फारसी के शब्द आते हैं, ठीक है ना, तो वो तीनों का मिक्सचर। अब असली लाल किताब पढ़ कौन सकता है? लाल किताब वो पढ़ सकता है जो पंजाबी हो, जो हिमाचली हो। अब जो तो ये जानते थे सारा किस्सा, तो उनके लिए तो सबको पता था लाल किताब किसने लिखी ये पता ही नहीं, ट्रांसलेट श्री रूपचंद जोशी जी ने की। अब जो उधर की भाषाओं में जब ये लाल किताब का नाम गया तो कोई रावण कह रहा है, कोई सूर्य कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो बेटा अब इनके कहने से तो ये हो नहीं जाएगा।